सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। आज फिर हम एक नए क्लास के साथ मिलने वाले हैं फुल जोश के साथ। मैंने पिछली क्लास में कहा था और फुल एनर्जेटिक के साथ आज हम 20 से 30 क्वेश्चन और अच्छा मन आप लोग को भी लगा, मुझे लगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं 40 क्वेश्चन तक भी टच कर दूंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिसने भी मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखे, ये अभी जीव विज्ञान की क्लास नंबर 5 शुरू हो रही है, 4 तक अपलोडेड है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता कि पीवाईक्यू की क्लासेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, है कि नहीं। तो हाँ, ये बात बताना था। और हाँ, एक चीज़ और कि सब आप लोग मतलब अच्छे खासे लोग देखते हो पर कोई कमेंट नहीं करता या कोई लाइक नहीं करता। तो प्लीज़ क्लासेस अगर देखते हो तो लाइक एंड कमेंट करने में बिल्कुल देरी नहीं लगती, तो कर दिया करो। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो 110 तक मैंने पिछले क्लास नंबर 4 में कर दिया था और ये है क्लास नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड समझने की कोशिश करते हैं और एक ही बार में फुल रिमेंबर करके ही उठने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। पहले जान लो कि एंटीबायोटिक किस काम में आता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ में भी काम आता है। अभी के हिसाब से मैं बता दूं तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तो इसमें से एंटीबायोटिक कौन है, तो वो है पेनिसिलिन। ओके, तो पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर ए हम सब सही मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखो, पैरासीटामोल तो सभी जानते होंगे, बुखार में इस्तेमाल होता है। और ये सब भी है, एस्पिरिन, ये सब होते हैं ना, वो दर्द, बॉडी पेन, ये सब में काम होता है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। और अगर चाहो तो आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देती हूँ। ये देखो, एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित बीमारियों से उपचार में होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एंटी सल्फाडेजिन आदि। जबकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल बुखार, सर दर्द के निवारण में उपयोग होता है। याद हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी जानते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिल जाता है, तो वो होता है चावल। यानी चावल से हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो मार दो चावल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। 90% कैलोरी होती है, ठीक है। अब देखो 60 से 62 बीपीएससी के ये क्वेश्चन है। 113, देखो निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा नहीं है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो, फसल ज़्यादा प्रॉफिट दे, ठीक है। तो वो होता है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं में ज्वर होगा, क्योंकि मूंगफली, गन्ना, जूट कम अमाउंट में ज़्यादा पैसा देता है, तो वो हुआ नकदी फसल। लाभ मतलब ज़्यादा हो। तो देखो, फसलें के आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे खाद्य फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल आदि, ठीक है। वैसे फसल जिसे आर्थिक लाभ हो, बोला ना मैंने कि उसमें लाभ हो, प्राप्ति हेतु उगाया जाता है, उन्हें नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, जूट, मूंगफली, रबर, चाय, कॉफ़ी, कपास आदि। जबकि ज्वार, चावल, गेहूँ, मक्का आदि उपभोग हेतु मतलब खाने के लिए उगाया जाता है, तो इसे अतः ये खाद्य फसल है, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है काली क्रांति संबंधित है। तो देखो, बहुत सारी क्रांतियाँ आई थी। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, और देखो तिलहन के लिए पीली क्रांति। तो वैसे ही काली भी एक क्रांति थी, तो काली थी कच्चा तेल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हम मारेंगे सी, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन के लिए, ठीक है। और हम आते हैं, अब देखो कुछ क्रांतियाँ यहाँ पे दे रखी हैं तो आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे देखो, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, स्वर्ण सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन, लाल क्रांति देखो पीली तिलहन क्रांति, और देखो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए। समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। हमें आनुवंशिक लक्षण को कैसे जानेंगे हम, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि हम इसको, ये क्या उसको कहते हैं, डीएनए। हम अपने डीएनए से जान सकते हैं कि हम किसके अंश हैं, ठीक है। और ये भी तो जानते होंगे ना कि कोई भी फादर मदर अपने चाइल्ड को पहचान सकते हैं डीएनए टेस्ट से। ओके,
और ये इम्पोर्टेंट था, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि जो डीएनए में आरएनए होता है निर्माण होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की मदद से होती है। ओके, याद हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है, मतलब हमें गलत को ढूंढना है। तो गलत क्या है, तो ये देखो संतरा, एक से अधिक होगा। देखो पहले ही बताओ, विटामिन B1 संतरा की विटामिन सी वाला होता था, और विटामिन के अल्फा, ये भी गलती है मुझे लग रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेंगे। संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, सबको पता होगा, किंतु इसे विटामिन B1 और विटामिन ए भी आदि भी मिलते हैं। ठीक है, कॉड यकृत तेल यानी कॉड लिवर ऑयल और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। गेहूँ अंकुर तेल यानी व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा लर्सने से विटामिन ए बी डी ई के आदि मिलता है। ओके, हम आते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, ये है क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। ठीक है, एग्रोकैल्सिफेरॉल। इसको देखो, अगर जिसके पास जो नोट्स लेके बैठे वो इसे नोट कर लेना। और ये देखो, इसे नोट करना तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको मतलब पढ़ा हुआ भी किसी को याद होता है, तो मैं वो भी काम कर देती हूँ, जिससे जितना ज़्यादा याद हो उन्हें प्रीलिम्स में उतना काम आएगा। जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा प्रीलिम्स में उसको वही काम आने वाला है। ठीक है, देखो B1 थायमीन, ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, और देखो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, लिखते भी जाना। ओके, विटामिन C स्कार्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, D2 एग्रोकैल्सिफेरॉल, D3 कोलोकैल्सिफेरॉल, D4 एग्रोकैल्सिफेरॉल और D5 साइटोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन K फिलोक्विनोन। ठीक है, याद हो गया, अच्छी है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 118 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, गलत को बोलना है। तो ये भी देख लो, विटामिन के क्वेश्चन है, मतलब ये विटामिन से आपको 60 से 62 BPSC में 3 क्वेश्चन विटामिन से पूछा है। तो सोच लो कितने विटामिन से इंपॉर्टेंट है। जितने भी विटामिन है उनसे होने वाले रोग और उनका साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, नहीं गलत को ढूंढ रहा है। तो ये होगा B टोकोफेरॉल बेरी, ये गलत है, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने टोकोफेरॉल पढ़ा था। टोकोफेरॉल क्या पढ़ा था, टोकोफेरॉल हाँ देखो विटामिन E। ठीक है, देखो विटामिन E टोकोफेरॉल पढ़ा था भी, ये टोकोफेरॉल बेरी नहीं होगा। ठीक है, ये बेरी नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी देख लो, विटामिन से होने वाले रोग कमी से। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो, अच्छी टॉपिक है। इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होती है। तो मैं मार दूँ ऑप्शन नंबर D। ठीक है, और पेनक्रियाज से भी कहाँ से, अग्नाशय से कहाँ से, तो ये देखो लंगरहैंस द्वीपक के B कोशिका से, लंगरहैंस के कोशिका B से। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि उसे कहते हैं जो मतलब दूसरे पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये है उपयोग में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें 2 होंगे। देखो कह रहा है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार में क्लोरोफेनिकॉल नामक एक एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। मैंने बोला ना, बैक्टीरिया जनित डिजीज का उपचार के लिए हमें बैक्टीरिया जनित प्रतिजैविक औषधि का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अतः क्लोराम्फेनॉल एक प्रतिजैविक है, जबकि सल्फागुनिडीन एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो जीवाणु से एंटीजन से होता है। देखो बैक्टीरिया से ये वाला इस्तेमाल होता है, जीवाणु से ये वाला इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि मिलान करना है, तो मिलान कर लो
कह रहा है देखो, पहला होगा एस्पार्टम, ये होगा कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन नंबर ए का 3। और देखो फिर आएगा फ्रेन। तो फ्रेन क्या है, एक तरह का प्रशीतक है, ऑप्शन नंबर ये 4 में जाएगा। और देखो नियोप्रीन एक संसोलित रबर है, तो ये 1 में लगा दो, और फिर ये बचा इसमें। देखो कितना प्यारा पैटर्न बन गया है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बाद 122। तो 122 क्या कह रहा है, एक बार देखो, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव में भूमिका निभाता है। तो दूध का स्राव स्तन ग्रंथियों में कौन निभाता है, तो ये है ऑक्सीटोसिन, है ना, इनिशिएट करता है दूध के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्सीटोसिन क्या है कि स्त्रियों के गर्भाशय स्तन की क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है, यह ऑक्सीटोसिन का काम है। और देखो जो आर्टिफिशियली दूध देने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस और भी होते हैं जानवर, तो उनमें जो होता है दिया जाता है वो पिटोसिन दिया जाता है, वो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही कृत्रिम रूप है, ठीक है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, देखो एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट था तो मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया कि दौलत बता दूंगी, ओके। आते हैं 123 में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के विष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट मार देंगे और इसे ज़रूर पढ़ लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 124, मिलाओ और आंसर खोजते हैं। तो मिलान त्वचा कैंसर ये किससे होता होगा, तो ये आपको पता ही होगा कि ए का 2 होना चाहिए, वो पराबैंगनी किरण है कि नहीं, सही है। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि किस चीज़ में मापा जाता है, तो वो है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नहीं बी का 3 हो जाएगा, है ना, हाँ। और वैश्विक तापन किससे होगा, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। और लास्ट में ओजोन छेद, जो ओजोन होल हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, है ना। तो समझ गए सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 126 125 ऑल्सो बचा हुआ है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित, तो डबल स्टार मैंने लगा दिए, मान लो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विटामिन ए भंडारित होता है, वो होता है यकृत, ऑप्शन नंबर ए राइट लगा लेना। और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 126, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया के रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखना। हाँ, तो देखो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को जानना चाहिए कि कैंसर में ल्यूकीमिया के रोकथाम के लिए हमें, देखो इसका इस्तेमाल किसका होता है, तो ये होता है कोबाल्ट 60 और एक होता है फॉस्फोरस 32, ऑप्शन नंबर सी, यानी DBC उपयोग में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये भी याद रखो आयोडीन 131 ये थायराइड जब हो जाता है ना, संबंधित रोगों को पहचान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये रेडियोधर्मिक रूप में है, ठीक है। P32 सोडियम फॉस्फेट का रेडियोधर्मी रूप है, बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ये बात तुम यहीं से याद कर लो कि सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट मारेंगे सभी कोई, ओके। अब देखो 70% होता है, ये बात याद रखना। 128 यानी 128, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी करने से, ठीक है। जब हम ग्रीन हाउस गैस को कमी करेंगे तभी तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डाउन होगा, क्योंकि इससे टेम्परेचर बहुत अप जा रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, हमें बहुत सारे स्मॉल क्लाइमेट चेंज को देखने को मिल चुके हैं अभी बहुत सारे, इसी सब के कारण।
अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 कह रहा है कणीय तत्व है। कणीय तत्व क्या है? तो वह है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी ऑप्शन नंबर बी राइट मारेंगे। अब देखो पार्टिकुलेट मैटर में कण प्रदूषण कहा जाता है, इसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है। ये कणीय तत्व के कारण होता है। अत्यंत छोटे होने के कारण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करता है, कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इसमें राग, धूल, परागण, भारी धातु आदि आते हैं। ठीक है, हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 130 यानी 130। 130 क्या कर रहा है? भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन है JNK मार दो इसे, जम्मू एंड कश्मीर। केसर हर जगह पे नहीं उगाया जा सकता है, पर यहाँ 95% उगाया जाता है। सुल्तानपुर बर्ड, देखो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य किस स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव में। ठीक है, और ये देख लो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य हरियाणा के गुड़गांव सुल्तानपुर में स्थित है। 1972 में इसे बर्ड अभ्यारण्य तथा 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया है। अब आगे बढ़े। 132 क्या कह रहा है? देखो अभी हम लोगों ने अबाउट 110 तक कंप्लीट कर रखा था, तो 11 से 21 10 एंड 21 से 31 अबाउट 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो भी अभी जस्ट 15 मिनट में। तो हम लोग बहुत अच्छे और बहुत स्पीड और फास्ट जोश के साथ हम पढ़ रहे हैं और फुल मूड में। तो हाँ, क्लास के एंड तक बने रहो एंड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डील करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर करने की कोशिश करते रहो। ठीक है, भारत में प्रति देखो 132। ठीक है, तो देखो भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का कितना भाग है? तो देखो ये सॉरी ये उस समय की बात है, तो हमें उस समय की बातों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिर भी अबाउट कितना माना गया था? 0.06 हेक्टेयर के आसपास। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने? 133। 133 क्या कह रहा है? 133 कह रहा है कि लौंग, देखो अब डबल स्टार इसलिए लगाया, लौंग के पौधे का जो लौंग हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? तो वो आपको भी पता होगा कि शुष्क पुष्प मतलब सूखी फूल के कलियों में से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट मानना ही होगा। यह मुझे मेरे साथ आप लोगों को भी पता होगा जब मेरी पिछले क्लासेस देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम आएंगे 134। ओकोजोन संबंधित है, तो ओकोजोन किससे संबंधित है? नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ओकोजोन किससे संबंधित है? कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर सी राइट मारेंगे। ठीक है, कर्क रोग से संबंधित है। ठीक, अब आओ आगे क्या कह रहा है? DNA को किससे किसने अंत पात्र में बनाया? तो ये आर्थर कॉर्नबर्ग थे। ऑप्शन नंबर ए राइट मारोगे, आर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है, और ये बहुत ही जो आइसोलेट DNA को पॉलीमर और थियोसाइनाइड DNA को अंतपात्रक नली में बनाया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको इम्पोर्टेंट मतलब समझ के इसको पॉइंट बना के रख सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़े। 136 में क्या कह रहा है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी कर सकता है? कर्क रोग, देखो कर्क रोग एंड हेयर आल्सो कर्क रोग है ना। तो ये है आयनीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी राइट मारेंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आयनीय विकिरण दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक तरफ यह कई क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य अनुसंधान, विनिर्माण आदि में बेहतरी प्रदान करता है, वहीं इसके अधिक प्रयोगों से बहरापन, कैंसर आदि जैसी समस्याएं भी होती हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 137 यानी 137। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ये 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट मार देते हैं, सही हो जाएगा। ओके, 137 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ते हैं और ये आगे